नमस्कार। चलिए आज इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटते हैं जहां तराजू और तलवार ने, आप सोचिए, मिलकर एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी। ये कहानी है उस सफर की जो शुरू तो हुआ था मसालों की खुशबू से, लेकिन आगे चलकर एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर लिख गए। तो सवाल यही उठता है, और ये सवाल वाकई में सोचने वाला है। कैसे एक कंपनी जो महज सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, वो दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक की मालिक बन बैठी। चलिए मिलकर इस हैरत अंगेज कहानी की एक एक परत खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 15वीं सदी से। उस वक्त यूरोप में एक ऐसी घटना घटी जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने की नींव डाल दी। हुआ ये कि 1453 में जब ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया, तो यूरोप तक मसाले पहुंचाने वाले जमीनी रास्ते एक झटके में बंद हो गए। और ये यूरोप की सिर्फ रसोई के लिए नहीं, बल्कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। मतलब अब उनके पास कोई चारा ही नहीं था। उन्हें भारत तक पहुंचने के लिए एक नया समुद्री रास्ता खोजना ही था। तो बस यहीं से शुरू हुई इस समंदर पर एक नई दौड़। स्पेन के कोलंबस निकले तो भारत की खोज में, पर पहुंच गए अमेरिका। लेकिन पुर्तगाल के वास्को डी गामा, उन्होंने अफ्रीका का वो लंबा चक्कर काटा और आखिरकार भारत तक का समुद्री रास्ता ढूंढ ही निकाला। और इस खोज का जो आर्थिक असर हुआ, वो तो मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, वास्को डी गामा जब भारत से मसाले लेकर वापस गए, तो पता है कितना मुनाफा हुआ? यात्रा का पूरा A to Z खर्चा निकालने के बाद भी 60 गुना ज्यादा कमाई हुई। 60 गुना। अब ये खबर जैसे ही फैली, पूरे यूरोप में जैसे एक होड़ सी मच गई भारत पहुंचने की। तो पहले पुर्तगाली आए, उनके पीछे पीछे डच, और फिर मैदान में उतरे अंग्रेज। और इनकी कहानी ने तो भारत का भविष्य ही बदल कर रख दिया। साल 1600, बिल्कुल आखिरी दिन, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों को एक शाही फरमान दिया, जिससे जन्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। कागज पर तो मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यापार था, लेकिन असल में इरादे कहीं ज्यादा बड़े थे। अब जब ये कंपनी भारत पहुंची ना, तो यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। एक वक्त का वो मजबूत मुगल साम्राज्य अब कमजोर पड़ रहा था, टूट रहा था, और पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। और ये राज्य क्या करते थे? आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। और बस इसी राजनीतिक बिखराव ने कंपनी को वो सुनहरा मौका दे दिया जिसकी उन्हें तलाश थी, अपने पैर जमाने का। और यहीं से कंपनी का असली रंग दिखना शुरू हुआ। सोचिए, जो कंपनी सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, अब वो शासक बनने के ख्वाब देखने लगी थी। व्यापार की आड़ में उन्होंने अपने ट्रेड परमिट्स का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया, अपनी छोटी छोटी चौकियों को बिना इजाजत के किलों में बदल दिया, और फिर धीरे धीरे स्थानीय राजाओं नवाबों को ही सीधे चुनौती देने लगे। अब देखिए, कंपनी ने सिर्फ लड़ाई झगड़े से ही काम नहीं लिया ना, उन्होंने ऐसी चालाक पॉलिटिकल पॉलिसीज बनाई जिनका एक ही मकसद था, धीरे धीरे बिना ज्यादा शोर शराबे के पूरे भारत को अपने कंट्रोल में लेना। तो उनका पहला और सबसे चालाक हथियार था सहायक संधि। अब ये था क्या? ये एक तरह का जाल था। कंपनी किसी भारतीय राजा के पास जाती और कहती, हम आपको अपनी सेना से सुरक्षा देंगे, लेकिन एक शर्त पर, उस सेना का पूरा खर्चा राजा को ही उठाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, राजा के दरबार में एक ब्रिटिश अफसर भी बैठेगा, जिसे रेजिडेंट कहते थे। उसका काम क्या था? राजा के हर फैसले पर नजर रखना। तो होता ये था कि राजा सिर्फ नाम का राजा रह जाता था, और असली पावर वो धीरे से कंपनी के हाथों में चली जाती थी। इसके बाद आया उनका दूसरा बड़ा हथियार, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या व्यपगत का सिद्धांत। ये पॉलिसी तो और भी सीधी थी। इसके हिसाब से अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं होता, मतलब कोई पुरुष वारिस नहीं होता, तो उस राजा के मरने के बाद उसकी रियासत सीधी कंपनी के राज में मिला ली जाएगी। बस बात खत्म। मतलब ये तो रियासतों को हड़पने का एक सीधा साधा कानूनी तरीका बन गया था उनके लिए। तो बस इन्हीं चालाक नीतियों, डिप्लोमेसी, और जहां जरूरत पड़ी वहां सीधी लड़ाइयों के दम पर 100 साल के अंदर अंदर ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से पर अपना राज कायम कर लिया था। अब जैसे जैसे कंपनी का राज बढ़ रहा था, उनका लालच और जुल्म भी बढ़ता जा रहा था, और दूसरी तरफ भारतीयों के सब्र का बांध अब टूट रहा था। और फिर एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने देखते ही देखते पूरे देश में आग लगा दी। साल था 1857।
कंपनी के खिलाफ एक ऐसा जबरदस्त विद्रोह हुआ जिसने उनके पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। बहुत से लोग इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। उत्तर भारत से जो ये आग उठी थी ना, वो इतनी तेजी से फैली कि उसने कंपनी के शासन की जड़ों पर ही सीधा हमला कर दिया। हाँ, ये सच है कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इसके जो नतीजे हुए वो बहुत दूर तक जाने वाले थे। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया, उसका खेल खत्म। अब भारत का शासन सीधे लंदन से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश राज का दौर। और एक और बहुत जरूरी बात हुई, इसी विद्रोह की राख से एक ऑर्गेनाइज्ड, एक राष्ट्रीय आंदोलन की चिंगारी ने जन्म लिया। तो अब लड़ाई एक ट्रेडिंग कंपनी से नहीं थी, अब टक्कर थी दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य से, ब्रिटिश एम्पायर से। और इसीलिए भारत की आज़ादी की लड़ाई भी अब एक नए, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सामने आने वाली थी। इसके बाद के कई दशक बहुत लंबे और मुश्किल संघर्षों से भरे रहे। 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने इस आंदोलन को एक आवाज दी, एक प्लेटफॉर्म दिया। फिर मैदान में आए गांधी जी, और उनके नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों ने लाखों करोड़ों भारतीयों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये वो आंदोलन था जिसने ब्रिटिश शासन के ताबूत में, कह सकते हैं, आखिरी कील ठोक दी। और आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जाते जाते इस देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। और इस बंटवारे ने इतिहास की शायद सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक को जन्म दिया। सोचिए, जो पड़ोसी सदियों से एक साथ रहते आए थे, वो रातों रात एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इस हिंसा की आग में एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग, उन्हें अपने घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक बन गया। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक साम्राज्य का तो अंत हुआ और एक नए देश का जन्म भी हुआ, लेकिन किस कीमत पर? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास का ये पन्ना हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।